हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जो आपका है कि आकलन और मूल्यांकन। और उसके बाद उसमें जो भी टॉपिक अगला आएगा उसको पढ़ते जाएंगे हम लोग। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को ये क्लास पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्राइड जो है कि एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो था, ये फ्राइड का था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के एक निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। इन्होंने 3 टाइप के मन बताए। पहला जो मन बताया वो चेतन मन, जो 10% होता है। यह मन जो है कि प्रेजेंट के अर्धचेतन, इनमें जो है कि दूसरा वाला अर्धचेतन, इसमें जो है कि हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, विचारों से रिलेटेड, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है अचेतन मन, यानी 3 हमारा मन हो गया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अचेतन में जो है कि 90% होता है। इसमें जो वे सब बातें आती हैं जो हम याद कर चुके होते हैं और हमारे करने पर भी यादें नहीं आती हैं। फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। जो पहला भाग है वो है आईडी अथवा इदम। इसमें जो है व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताओं जैसे कि भूख, प्यास, सेक्स आदि को सर्टिफाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति करता है पर बल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया ईगो एम, यानी कि आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की चिंता करता है। तीसरा हो गया परा आम अर्थात सुपर ईगो। ये समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होती है वह बुरे कामों से उतना ही दूर होता है, जैसे कि चोरी या झूठ न बोलना। ठीक है। अगला हमारा एक है इसमें व्यक्ति जो है खुद से ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें जो है कि लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है और अपने पिता से के मुकाबले। ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें जो होता है लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है, अपनी माँ के मुकाबले करती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा यह रहा समायोजन, किसे कहते हैं एडप्टेशन। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। समायोजन जो है आपका परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कराता है ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कुछ समायोजन होता है कि यदि कोई व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो इसे कहा जाता है कुछ समायोजन की जो तत्व है वो है तनाव यानी स्ट्रेस। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव की स्थिति में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट हमारा है देश होता है चिंता, इसी को कहता है जब व्यक्ति वातावरण परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसे देश और चिंता जागृत हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है दबाव प्रतियोगिता का कारण होता है और आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है कुंठ। ठीक है। किसी भी इच्छा को आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना ही कुंठा कहलाती है। ये हो गया हमारा। अगला हमारा हो गया द्वेष कॉन्फ्लिक्ट। जब एक ही समय में 2 शक्तियां जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाता है। सुरक्षा युक्तियां हमारा नेक्स्ट, ये युक्तियां ऐसी होती हैं कि जिसमें व्यक्ति जो है कि विशेष परिस्थितियों में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है।
ठीक है। और हमारा हो गया समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिस सुरक्षा युक्तियों का सहारा लेता है वो है 2 प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड, पहला हो गया अप्रत्यक्ष विधि और दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष होता है कि तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय है जिन्हें हम चेतन के रूप में अपनाते हैं। अप्रत्यक्ष में क्या है कि तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय है जिसे हम व्यक्ति अचेतन के रूप में अपनाते हैं। हमारा हो गया तर्क संगत गति। इसमें जो है कोई व्यक्ति जो अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठ कारण या प्रक्रिया देता है, जैसे कि पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष देना। दूसरा मांगा दमन। इसमें व्यक्ति जो है कि कष्टदायक यादें, विचार, भावनाओं आदि अचेतन मन में चली जाती है। नेक्स्ट हमारा आ गया समन। जब व्यक्ति को की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो जो है कि पूरी इच्छा को भुला देता है। ठीक है। अगर नेक्स्ट हमारा आ गया क्षतिपूर्ति। इसमें जो कि व्यक्ति जो है कि एक ही क्षेत्र की कमियां या आवश्यकताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हिट वाली स्टैंडर्ड पहनना। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है आत्मसातीकरण अथवा तदात्मीकरण। इसमें जो है व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है, तो इसे कहता है आत्मसातीकरण। जैसे कि सलमान खान को देखकर लड़की जो है कि बॉडी बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, लड़के बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रतिस्थापन। जब व्यक्ति अपने संवेगों और विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावी अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे कि ऑफिस में बॉस की डांट लगने पर जो है कि घर पर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं, इसे कहा जाता है हम लोग प्रतिस्थापन। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर रहा कि प्रतिगमन। जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उसे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है, जैसे कि गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़ फोड़ करना। फिर हमारा होता है उदारीकरण। इसमें जो होता है व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं और प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज की स्वीकृति के अनुसार करता है, जैसे कि बच्चों में गुस्सैल बच्चों का बड़ा होकर बॉक्सर बनना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा यहाँ कि व्यवहारिकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक व्यवहार और कुशलता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है वस्तुनिष्ठता। जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षा का प्रभाव न पड़े तो इसे हम लोग कहते हैं वस्तुनिष्ठता। ठीक है। अब है व्यापकता। व्यापकता क्या होती है? इसमें जो सारे गुण का मापन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पोर्टफोलियो, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। पोर्टफोलियो जो है कि एक प्रकार की जो फाइल होती है, इसमें बच्चों के जो है कि एक निधि, इसमें कामों का संरक्षक होता है, कलेक्शन होता है। इसमें जो है बच्चों की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि। बच्चों के पोर्टफोलियो बनने का ये उद्देश्य होता है कि उसकी सहायता से उसका मूल्यांकन करना आसान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हो गया। नेक्स्ट हमारा जो हो गया रिकॉर्ड फाइल यानी रिकॉर्ड। ये जो है कि पहला नंबर जो है कि अवधि में किया जाता है कि निश्चित समय में। तो क्या है कि इसमें जो है कि बच्चे के सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे उसके बिहेवियर, उसके स्किल, एटीट्यूड, etc यानी आदि। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इसमें जो है बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे कि एकेडमिक जो होता है, अटेंडेंस होता है, अचीवमेंट, etc यानी आदि। नेक्स्ट हमारा क्या शिक्षण की विधियाँ, टीचिंग मेथड। समस्या समाधान विधि। कोई प्रॉब्लम दी जाती है, इस विधि में जो है कि एक प्रॉब्लम दी जाती है और जिसका समाधान जो है कि बच्चों को खोजने के लिए कहा जाता है। स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। और समस्या समाधान में जो है कि एक हिंट दिया जाता है और इसके स्टेप
समस्या को परिचुनते हैं, समस्या का कारण जानना, समस्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समस्या का समाधान करना, फिर समस्या का व्यवहार प्रयोग करना। इस विधि में तर्क करते हुए उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद उसी में जो है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, उसमें और उसके बाद ज्ञान से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी में था। और इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इसका आगमन विधि क्या होती है। तो आगमन विधि जो होती है, इसमें इस विधि में जो है कि सीधे अनुभव और उदाहरण तथा प्रयोग की का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, तथा यह नियम विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने का बल देती है। जो हमारा हो गया, हमारा रहेगा यहाँ से हमारा रहेगा निगमन विधि यहाँ से। ठीक है, इस विधि में जो है कि सर्वप्रथम जो है कि विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उस नियम को समझाया जाता है, तथा यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है कराती है। इसमें शिक्षक कई सारे नियम सिखाते हैं। इस विधि में जो है कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से सरल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा हो गया नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। समस्या समाधान विधि, इसमें जो है कि एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। यही वाला अपने रिपीट हो गया। ये वाला हमारा है आगे प्रोजेक्ट विधि। इसमें जो है कि किलपैट, इसके जो जनक थे वो किलपैट्रिक थे। यह विधि जो है कि अनुभव केंद्रित विधि है। ठीक है, यह बालकों के सामाजिकरण पर बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं समस्याओं का हल खोजते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा रहा अपने स्वयं के विचारों के आधार पर ये जो है कि कार्य करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में जो है कि बालक को बिना व्याकरण के नियम बताए हुए ज्ञान कराया और भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो है कि बालक की मातृभाषा होती है जो बिना मध्यस्थता बनाए हुए अन्य भाषाओं की सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक और लिखित अभ्यास के द्वारा नई भाषा सिखाई जाती है। इस क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वो प्राकृतिक रूप से सीख जा सके। नेक्स्ट हमारी जो विधि है विश्लेषणात्मक विधि, यानी एनालिसिस मेथड। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में उनका जो है कि अध्ययन किया जाता है, समीक्षा करते हुए उसका हल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है संश्लेषण विधि। इसमें जो है कि विश्लेषण और संश्लेषण विधि एक दूसरे की पूरक होती है। विश्लेषण लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में जो है कि समस्या के छोटे छोटे भागों में जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि में जो है कि प्रयोग और ज्योमेट्री में, इसका प्रयोग ज्योमेट्री में भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है अनुकरण विधि। इस विधि में बालक जो है कि अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में जो है कि बालक अपने शिक्षक का अनुभव करके सीखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि में जो है कि अंतर्गत जो है कि बालक शिक्षक के उदाहरण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर उसके बाद बच्चा अनुसरण करता है। इस विधि के आधार पर इस शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्याख्यान विधि। ये विधि जो कि सबसे पुरानी है। यह विधि जो है, इस विधि में तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्या की विधि को सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में की शिक्षण की भूमिका होती है, इसलिए इस विधि को शिक्षित केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। यह स्मृति पर जो है कि स्मृति स्तर की शिक्षण लेवल पर जो है कि आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ से आकलन और मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड, तो आकलन असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट एवल्यूएशन। तो असेसमेंट क्या होता है, इस किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है।
यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को जो है कि इम्प्रूव करने का एक तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, और आकलन जो है कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट से संबंधित है, जो कि हमारे कंफ्यूजन को बच्चों को साझा कर जाना चाहिए। ठीक है, जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है आकलन दो प्रकार का होता है। रचनात्मक आकलन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, और एक होता है समेटिव असेसमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो रचनात्मक अधिगम का क्या आकलन क्या होता है कि पढ़ने के दौरान आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट तरीका है। एक होता है योगात्मक आकलन होता है। यह जो आकलन होता है आपका साल के अंत में किया जाता है। आकलन जो योगात्मक आकलन कहलाता है, यानी कि अगर आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है और उसमें रिजल्ट आता है तो उसको हम कहेंगे, आपका जो कहेंगे योगात्मक आकलन। ठीक है, और जो अर्धवार्षिक परीक्षा टेस्ट वेस्ट जो भी होता है आपका, तो ये होता है असेसमेंटिव आकलन में। ठीक है, अब होगा असिस्टेमेटिव लर्निंग ऑफ समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट ए लर्निंग सेल्फ असेसमेंट, यानी सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तीन ठो होता है। नेक्स्ट हमारा हो गया ये इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। किसी विषय वस्तु या आदि के गुणों दोषों का विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, याद हो गया हमारा। यह जो है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, अब हमारा हो गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ईसीसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जो है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होते हैं और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो उस पर जोर देती है। सीसी इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी से जल्दी होने वाली की जगह कम अंतराल लेस फ्रीक्वेंट पर होने वाली गलतियों को सुधारा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, यानी कि खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाना होता है। एसबीए में इसमें जो है कि टीचर के बाहरी पेपरों की जगह जो है कि गत्यात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यह जो है कि बच्चों की विशिष्ट अधिगम है, आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे मिलेंगी विशेषताएं। तो वैधता यानी वैध मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो वास्तव में उस बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। ये होता है एक विश्वसनीयता। तो ये होता है विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षण का उत्तर पूर्णतया एक ही प्रकार का हो तो ऐसा मापन करते हैं विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा खंडीकरण। इसमें जो कि बच्चा को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे कि मोबाइल नंबर के 10 अंकों को हम 3 भागों में या 4 भागों में समूहों में तोड़कर जो है कि बांट कर याद करते हैं, जिसे कहा जाता है खंडीकरण। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि मानव समाज द्वारा सीखता है और यह जो है कि पूरे जीवन भर निरंतर चलती रहती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो है कि दोनों रूप से होती है। अब जो है कि समाजीकरण इकाई के टाइप यानी प्रकार। बच्चों के समाजीकरण के मुख्य 2 तरह की एजेंसी काम करती है। एक सक्रिय एजेंसी होती है और एक निष्क्रिय एजेंसी होती है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सक्रिय एजेंसी जो होती है फ्रेंड्स, इसका जो है कि बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण कैसे परिवार हो गया, दोस्त हो गया, पड़ोसी हो गया, रिश्तेदार हो गए, स्वास्थ्य हो गया, क्लब हो गया, स्कूल हो गया। इसका प्रभाव जो सक्रिय मतलब सीधा प्रभाव जो होता है उसका पड़ता है। निष्क्रिय में जो होता है कि पैसे में जो होता है कि इसमें बच्चा पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट यानी ये होते हैं। ठीक है, समाजीकरण की जो कि इकाइयाँ कौन कौन सी है। परिवार समाजीकरण का आरंभिक
परिवार से होता है, और ये हो जाएगी सामाजिक गुण की पहली इकाई। दूसरा जो होता है स्कूल, टीचर, गेम, मीडिया और संस्थाएं सोशलाइजेशन की सेकेंडरी जो है कि अगेनिस्ट है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछता है कि प्राथमिक इकाई क्या, द्वितीयक इकाई क्या। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अनुवांशिकता व वंशानुक्रम वातावरण। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा ये रहा, जब अनुवांशिकी गुण आंख, नाक, कान, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है अनुवांशिकता या वंशानुक्रम। इन्वायरमेंटल, इससे जो है कि अभिप्राय है कि हमारे तरफ का माहौल जो है कि जैसे कि घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि जीन्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। विकास जो है कि विकास यानी कि इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, हेरिटेज एंड इन्वायरमेंटल सेक्स डिपार्टमेंट लिंग का निर्धारण। हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक एक्स होता है और एक एक्स वाई होता है। एक्स होता है, वाई होता है। ठीक है फ्रेंड। इसमें अगर टोटली क्रोमोसोम्स जो है कि 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बस इतना ही था फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले क्लास मिल पाए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टॉप कर